तो देखिए, आज अपन इंडियन इको का एक टॉपिक ले रहे हैं, डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अपन जानते हैं कि इंडिया हमेशा से ही बेसिकली एग्रीकल्चर एग्रीरियन इकोनॉमी रहा है। और एग्रीरियन इकोनॉमी में क्या है कि एग्रीकल्चर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। और बेसिकली हम जानते हैं इंडिया की 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। वैसे ये परसेंटेज अब लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को अपन समझ सकते हैं। और एग्रीकल्चर पे जो द प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, जो अब नीति आयोग बन चुका है, बेसिकली वो क्या चाहता है, वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें इंक्रीज होनी चाहिए क्या। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। मतलब जितनी लैंड पे इंडिया जो प्रोडक्शन करता है उससे 20, 30, 40% तक ज्यादा चाइना या इजराइल या अमेरिका करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। वो अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और या प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का पूरा एनालिसिस करके उस हिसाब से चीजों को करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन कहता है इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और उसके लिए अच्छे इनपुट्स का यूज किया जाए। इरिगेशन है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इन सब का। दूसरा कहा गया इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमारा बहुत सारा पार्ट जो लोगों का है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, चाहे अब वो हिडन एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी काम कर रहा हो। इसलिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए कि एग्रीकल्चर की सपोर्टिव एक्टिविटी, जैसे कि मान लो मिल्क का है, या फिर खाद का है, या सब्जियों का है, या फूलों का है, इस टाइप की एक्टिविटीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। और जो सरप्लस लेबर है उसको अदर टर्शरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर करना चाहिए। रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, बहुत सारे लोग ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए, तो ऑब्वियस उसकी फिर उससे जितना फायदा हो सकता है, होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन रूरल एरिया। कई रूरल एरिया में कई लोग तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, कई ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कोशिशें भी की है कि जो सरप्लस लैंड हो उनको, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको दे दें। इसके लिए लिमिट भी लगाई है कि अभी कुछ जनों के पास इससे ज्यादा, लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अपने अपने ही घर में बीवी के नाम, बच्चों के नाम करके उसको लैंड लैंड को सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, वो तो अपन जानते हैं कि देखो, बेसिकली हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और टाइम टू टाइम समस्याएं आई है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने उसको सुधारा भी है। तो अब अपन इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए सब चीजों को, पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस द नेशनल इनकम। डेफिनेटली नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इसमें आता है। जैसे अपन देखते हैं सन 2001-2 के अंदर, जो पुराना डेटा आपकी बुक्स में अवेलेबल है, 26% पार्ट हमारा एग्रीकल्चर से आता है। तो बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर प्लेज वाइटल रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी काफी सारी पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट करती है, तो काफी सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये देता है। देन एग्रीकल्चर मेक प्रोविजन फॉर फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम जानते हैं पॉपुलेशन में हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर हैं। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पालने के लिए आपको बहुत सारा फूड भी चाहिए होगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो आपको फूड जो है वो इसमें अवेलेबल कराती है, तो वो भी अपन को देखना पड़ता है। देन कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेटली जो पैसा किसान कमाता है वो सेव करता है, सेव करके वो बैंक में जमा कराता है, और वही बैंक जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको लोन दे देता है। तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि इतने सारे छोटे फार्मर्स की सेविंग्स जो हैं वो सारी की सारी बैंक में ही तो जमा है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो इंडस्ट्री। अब जैसे कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसको कॉटन तो एग्रीकल्चर से ही लेना पड़ेगा। कॉर्न बनाने की जो फैक्ट्री है, उसको भी रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर ही जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे शुगर है, जूट है, कॉटन, टेक्सटाइल, वनस्पति इंडस्ट्री, ये सब फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी हैं, उन सबको एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड कराता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट, जैसे जो इंडस्ट्रीज जो चीजें बना रही है, जैसे ट्रैक्टर बना रही है, तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर जो है वो किसान खरीदेंगे, तो उनको भी मार्केट मिल जाता है। देन इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑब्वियस है, हम जिन भी चीजों का एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं हम मिडिल ईस्ट में बेचते हैं। जैसे फूड ग्रेन हमारा काफी सारा मिडिल ईस्ट में जाता है। तो मिडिल ईस्ट में तो कुछ उगता ही नहीं, यूएई में, दुबई में, इराक, ईरान में। तो ऑब्वियस उनको खाना खरीदना है, तो खाना हमसे खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड जो है इससे काफी आपका नरिश होता है। देन कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट के बजट में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि बहुत सारा जो इकोनॉमी हमारी जीडीपी वो डायरेक्टली से इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा कैटल, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, ये सब चीजें भी जो हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे का भी यूज करते हैं ये।
तो इंडियन रेलवे को काफी रेंट्स वगैरह जो फ्रेट चार्जेस वगैरह हैं वो भी इससे मिलते हैं। और एग्रीकल्चर से कई प्रोडक्ट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स वगैरह जो हैं वो आपकी ली जाती हैं। नीड ऑफ लेबर फोर्स, भाई लेबर फोर्स को जो है ये इतना यूज करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इन अदर फील्ड। तो लेबर जो है वो एग्रीकल्चर से ही जाते हैं। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने क्या किया, फसल को बो दिया, अब फसल तो उगनी है 3 महीने बाद, तो वो क्या करते हैं 3 महीने कंस्ट्रक्शन वर्क में चल जाते हैं। 3 महीने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, फिर वापस खेतों में आ जाते हैं। तो वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर उनको ये सुविधा दे रहा है ना कि वो 3 महीने के लिए कहीं और जा सकते हैं। कई फसलें तो 6 महीने में उगती हैं, तो 6 महीने तक वो कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, इसका मतलब यह है इंडियन एग्रीकल्चर एज ए कॉस्ट एडवांटेज इन सेवरल एग्रीकल्चर कमोडिटी इन द एक्सपोर्ट सेक्टर बिकॉज ऑफ लो लेबर कॉस्ट। हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है, इसलिए प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ती है। और कम पड़ती है तो आपको क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है कि इंडिया का ट्रेडर जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को बेचने जाता है तो उसकी कॉस्टिंग कम रहती है, तो वो अच्छा सा कंपटीशन कर पाता है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उसके पास कि वो लोअर कॉस्ट की चीज खरीद के लाया है, बनाकर लाया है, तो ऑब्वियस है इंटरनेशनल मार्केट में उसको सरवाइव करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो इस तरीके से ये आपके एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हो सकती है, और आपके एग्रीकल्चर की क्या क्या चीजें हैं, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए क्या बोलता है, ये सब चीजें जो हैं वो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिस्कस हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देख रहे हैं, डिस्कस द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 1965 के आसपास इंडिया में हुआ था, जिसमें कि साइंटिस्ट ने एक नया बीज बनाया था HYV, हाईली यील्ड वेराइटी। उसमें क्या प्रोडक्शन ज्यादा होता था। और आगे पूछा एक्सप्लेन द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी मॉडर्नाइजेशन एंड एग्रीकल्चर इंडिया। इसी क्वेश्चन को और तरीके से, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडिया एंड इवेल्युएट द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपका पूरा बना। तो अपन ये बेसिकली एग्रीकल्चर की यूनिट को ही कवर करता हुआ, इसलिए क्वेश्चन 2 पार्ट में बना दिया और पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो पहली बात है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द मिड 60s, इसलिए मैंने 1965 बोला, वाज द आउटकम ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हुआ, HYV सीड बनाया गया, और ये जो है इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता था। नई टेक्नोलॉजी थी, और इससे आपका जो प्रोडक्शन है कई गुना बढ़ गया, क्योंकि इंडिया में उस वक्त फूड की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी उस वक्त। मेडिकल फैसिलिटी इतनी थी नहीं, तो बच्चे लोग ज्यादा पैदा करते थे, क्योंकि 5-7 बच्चे पैदा किए, 3-4 तो मरने ही है उस पॉइंट से। तो प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना था, इसलिए फिर HYV सीड बनाया गया टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो क्राइसिस वगैरह थे, क्योंकि टीम्स की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे इंडिया में फूड का क्राइसिस जो है वो आने वाला है। 1959 में उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी कि यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है। तो गवर्नमेंट का ध्यान पूरा का पूरा इसमें था कि यहाँ पे अपन इस तरह से चीजों को बनाएं और ये सब चीजें हों। तो यहाँ अपन को इन सब चीजों के बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो चीज को किया गया। यहाँ कहता है कि जो ये सीड्स है, दीज सीड्स रिक्वायर्ड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। ये इन चीजों की, तो इससे क्या चीज थोड़ी महंगी हो जाती थी। तो जो बड़े किसान थे उनके लिए तो इसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा आसान था। गरीब किसान के सामने तो समस्याएं थी, इरिगेशन नहीं था, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इनके लिए पैसे नहीं थे, उनके लिए वो फिर इतना फायदा उनके लिए हुआ भी नहीं था। So the new agriculture strategy was put into the practice for the first time in India in the Kharif session of 1966 and was termed Highly Yield Variety Program, HYVP इसका पूरा नाम था। This program was introduced in the form of package program since it depended crucially on regular and adequate irrigation, fertilizer and high yielding variety of seeds, pesticide and insecticide, क्योंकि इसमें इन सब चीजों की जरूरत थी, इसके बगैर ये सब काम होते नहीं। तो बेसिकली जो पंजाब हरियाणा के जो रिच किसान थे उन्होंने इसको तुरंत अडॉप्ट किया, और सबसे पहले पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश इसी जगह पे इस चीज को सबसे पहले डेवलप किया गया। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुए, इससे इम्पैक्ट क्या हुए, नंबर 1 इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपका प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ गया। प्रोडक्शन का यहाँ डेटा दे रखा है, वैसे डेटा आपको याद नहीं करना है क्योंकि इतना सारा डेटा याद हो नहीं पाएगा। नंबर 2 है साइंटिफिक कल्टीवेशन अपन करने लगे कि हाँ भाई अपन लोगों को ये हो गया कि अपन को कौन से बीज यूज करने हैं। इंस्टेड ऑफ फार्म सीड्स फार्मर आर नाउ यूजिंग HYV सीड्स।
ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स आर रिप्लेस्ड बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो नई साइंटिफिक कल्टीवेशन हो गया था और इससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया 1.6। देखो कंसिक्वेंटली अंडर एचवाईवी सीड्स इंक्रीज शार्पली फ्रॉम 1.6 मिलियन हेक्टेयर जो था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो 78.4 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया था 98-99 में। यानी लगभग 30 सालों में हम इतने गुना हो चुके थे। नंबर 3, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि लोगों ने स्टडी किया साइंटिफिक तरीके से। Two changes are significant. First, the proportion of cereals in the food grain output has increased and proportion of pulses has declined. Second, the proportion of wheat cereals has increased while the coarse grain are declined. मतलब इन्होंने पैटर्न को चेंज किया कि हाँ भाई अपन को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उन चीजों को अपन पैदा करें, अपन एक पैटर्न नहीं फॉलो करें कि हम तो हमेशा से यही उगा रहे हैं। आपको फसलों को बार बार बदलना चाहिए, उससे जो लैंड की न्यूट्रिशन पावर है वो बनी भी रहती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनका यूज करना चालू किया इंडस्ट्रीज ने, और इंडस्ट्रीज भी उनके लिए बनाने लगी क्या, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो इससे दोनों ही जो काम है यानी प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों एक दूसरे के लिए काम करने लग गए। देन चेंज इन एटीट्यूड, अब लोगों के अंदर एटीट्यूड भी आ गया कि यार अपन पहले केवल सेल्फ सस्टेनेबल लेवल पे खुद के लिए उगाते थे, अब अपन को इतना उगाना है कि अपन को बेचना, और बेचना केवल इंडिया में ही नहीं है, अपन को एक्सपोर्ट भी करना है। अच्छा, a healthy contribution of green revolution in the change in the attitude of farmer. Our farmer have now begun to think that they can change their misfortune by adopting new technology. उन्होंने कहा अब तो अपना भाग्य बदल सकता है अगर अपन नई टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो अनलाइक पास दे आर नाउ गिविंग अप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो छोड़ रहे थे और साइंटिफिक प्रैक्टिस अपना रहे थे। तो इन सब चीजों से आपको फायदा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह अपने डेवलप हुआ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशन थी ग्रीन रेवोल्यूशन की? मोर इनइक्वालिटी अमंग फार्मर। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर फार्मर और अमीर होते रहे, भाई उनके पास तो जमीनें पहले से थी, पानी की फैसिलिटी थी, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे थे, वो सब चीजें गरीब फार्मर के पास तो नहीं था। तो बिग फार्मर को ही इसका ज्यादा फायदा हुआ, जो पहले से ही जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। तो जो चीज हमको डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाई। रीजनल इनइक्वालिटी, इन स्कीम्स का फायदा जो अपना है वो पंजाब ने, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यहाँ के किसानों ने तो उठाया, पर बाकी अपन सोचें कि बिहार के लोगों ने उठा लिया हो या गुजरात या महाराष्ट्र, वहां लोग इतना इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो इससे रीजनल इनइक्वालिटी हो गई कि पंजाब हरियाणा बहुत आगे बढ़ गए, बाकी स्टेट पीछे रह गए। द क्वेश्चन ऑफ लेबर अब्जॉर्प्शन, अब लेबर अब्जॉर्प्शन क्या है कि एग्रीकल्चर में अपन जानते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट चलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, जितना मतलब लगना चाहिए उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, और वो जरूरत से ज्यादा लोग उस काम में लगे हुए भी हैं, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, तो अब इससे क्या है कि मेनी लार्ज फार्मर एविक्टेड टेनेंट्स एज दे नाउ फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू कल्टीवेट एंड लैंड देमसेल्फ। पहले क्या थे, किसानों के पास जो बड़े किसानों के पास जमीनें खूब सारी थी, तो वो क्या करते थे, यार इससे अपन सब पे तो खेती कर नहीं सकते, तो वो क्या करते थे कि छोटे किसानों को देते थे कि हाँ भाई तुम ले लो, और आधा तुम लेना उगाने के बाद आधा हम ले लेंगे। अब जब मशीनें आ गई, नए फर्टिलाइजर, सब चीजें आ गई, खेती करना थोड़ा आसान हो गया, तो वो कहते हैं कि यार अब तो अपन इनको क्यों रखें, अब तो अपन इनको मजदूर के तौर पे रख लेते हैं, पार्टनर के तौर पे क्यों रखें। तो ये कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो गए। हेल्थ हजार्ड क्या हुआ कि खूब इसके अंदर जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज हुआ, जिसके कारण लोगों में कैंसर वगैरह होने लग गए, तो ये प्रॉब्लम होने लग गई। चेंज इन एटीट्यूड्स, अब जहां पहले जो किसान था उसने अब लो लेवल पे अपना काम कर रहा था, लेकिन अब उसने मनी मेकिंग एक्टिविटी बना लिया। अब डेफिनेटली वो उसके लिए स्टोरेज भी करने लग गया, चीजों के भाव बढ़ाने का इंतजार भी करने लग गया, तो डेफिनेटली उनके पास खूब पैसा आ गया, तो ये सब चीजें तो होंगी ही। आपको कहता है कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, इंडिया में क्यों बैकवर्ड है, क्या रीजन हो गया? पहले स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, जो जमीनें लोगों की छोटी छोटी हैं, बिखरी हुई हैं, तो अब उसको खेती करने के लिए 5 जगहों पे उसके जमीन है, क्योंकि बंटवारे वगैरह के कारण उसके जमीन है, तो ये अलग अलग जगह पे होने के कारण क्या है कि उसका इतना अच्छा यूज हो नहीं पा रहा। आपका एक तो एक घर हो, एक ही घर के आसपास की 4 जगह आपने ले ली, आपका बड़ा घर हो गया, संभालना आसान है। लेकिन आपके घर एक मालवीय नगर हो, एक मानसरोवर हो, एक विद्याधर नगर हो, तो फिर कैसे संभलेगा? तो ये बड़ी दिक्कत रह जाती है। देन विशियस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी पॉवर्टी, क्या कि पॉवर्टी से अपना पीछा नहीं छूट रहा।
अच्छा, उसके कारण अपने बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, हमारा सोशल शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो अब अमीर आदमी तो उसको कैटर कर लेता है, पर गरीब आदमी बेचारा दिखावे में मर जाता है, कर्जे वगैरह में डूब जाता है, और पॉवर्टी उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती। इनडेप्टनेस, कर्जों में अब वो शादी वगैरह करेगा तो कर्जे लेगा तो कर्जों में ब्याज की रेट इतनी ज्यादा होती है वो चुका ही नहीं पाता, तो बेचारा कर्जे में डूबता जाता है। अब शादी के लिए बैंक तो लोन देता नहीं, तो वो ऑब्वियस है कोई वहां के बनिए महाजन से या उससे लेगा, तो डेफिनेटली इतना ज्यादा ब्याज होगा कि वो चुका ही नहीं पाएगा। इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी भी आज अपन देखें, राजस्थान की बात कर लें कि अपन को 75 साल होने वाले हैं आजाद हुए, आज तक अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाकी सब चीजें तो छोड़ो, इंटरनेट छोड़ो, पानी अभी तक पूरा अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे बात समझ में आती है कि जब पीने के लिए पानी भी जयपुर में स्थिति ये रह रखी है, तो इरिगेशन के लिए तो गाँव में क्या फैसिलिटी होगी। तो इरिगेशन फैसिलिटी अपने यहाँ नहीं है। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, गरीब किसान है उनके पास खुद का फाइनेंस तो है नहीं, और वो बैंकों से भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी जो है वो उनको उतना लोन देते नहीं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या प्रोसेस में उलझा देते हैं इस तरीके से। तो फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं कि वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदना चाहे, बीज वो पेस्टिसाइड खरीदना चाहे, तो इतने पैसे अवेलेबल नहीं है। नो साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन, अच्छा किसान नए तरीकों को अपनाने के लिए रेडी भी नहीं है, वो अपने पुराने तरीकों से चलना चाहता है, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं पाती और वो गरीबी में उलझता ही जाता है। देन लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, अब गवर्नमेंट ये क्या मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए बढ़ाना चाहती है, लेकिन किसान को एक तो इतनी नॉलेज नहीं है, वो पास की मंडी में ही जाकर अपना सामान बेच के आता है, हो सकता है वो थोड़ा दूर जाए तो उसको और अच्छा भाव मिल जाए, ऐसा हो सकता है, पर क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, और वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उसके चीज का भाव इतना अच्छा मिल नहीं पाता, ये भी प्रॉब्लम रहती है। एग्रीकल्चर रिसर्च की प्रॉब्लम, आज अपन देखें अपन इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन इसराइल आज एग्रीकल्चर के मामले में इतनी रिसर्च करता है कि अपन उससे हेल्प लेते हैं कि यार तुम ये कैसे, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है, उसके बावजूद वहाँ वो खेती कर लेता है अपने अनाज की, तो डेफिनेटली वो काफी अच्छी रिसर्च करता है कि क्या कैसी चीज को कितना पानी दिया जाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, लेबोरेटरी वगैरह मेंटेन करना इसराइल में बहुत अच्छा है, इंडिया में नहीं है। लैक ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इन द ज्वेलरी ट्रेड एंड मनी लेंडिंग सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं वो ज्वेलरी और इनमें लगाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में नहीं लगाना चाहते। वैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस चीज को कि भाई प्राइवेट कंपनीज आओ पैसा लगाओ इसके अंदर, लेकिन किसान आप देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, खुद ही विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर बड़ी कंपनियां पैसा लगाएंगी तो अच्छा है, आपको तो पैसा मिलेगा ही, पर उनका ठीक है, उनके अलग ही कारण है। सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन, कंजर्वेटिव आउटलुक्स, ये सब चीजों के कारण भी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना ही नहीं पा रहे। नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती है, अपन देखते हैं कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, इन कारण से भी जो चीजें सॉइल इरोजन हो रहे हैं बाढ़ आने के कारण, वो दिक्कतें देते हैं। पुअर लाइफ स्टॉक, जो लाइफ स्टॉक है वो कमजोर है, उसको अपन इतना अच्छा खाने को दे ही नहीं रहे, तो वो डेफिनेटली इतना प्रोडक्टिव कहाँ रहेगा। तो लाइफ स्टॉक तो इंडिया में बहुत है, लेकिन उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। अपने यहाँ गायें बहुत है, लेकिन उनको अगर अपन ढंग से मेंटेन कर ले गौशालाओं में, तो दूध की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं डेनमार्क है और बाकी कंट्रीज हैं वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव कर रही हैं, हम इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। लैंड पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन जो ये यहाँ के अंग्रेजों के वक्त के बने हुए हैं, उनमें इंप्रूवमेंट ही नहीं होता, इंप्रूवमेंट करते हैं तो किसान हड़ताल करके बैठ जाते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना भी चाहे तो कर नहीं पाती। इसके अलावा न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी फिर इंडिया में लाई गई कि यार कुछ नया किया जाए, तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी अलग अलग जगहों पे जमीन है, आपस में कॉम्प्रोमाइज करके इसको एक जगह इकट्ठा कर लो, तो तुम्हारे लिए कॉस्टिंग ईजी हो जाएगी। इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, गवर्नमेंट ने कहा कि HYV सीड्स वगैरह का यूज करो जिससे कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़े। ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, कि मतलब कम ही जगह पर आप ज्यादा प्रोडक्शन करें तो ही आपको फायदा, अगर आप ज्यादा जगह जो है वो घेरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी इज नॉट ओनली कंसर्न विद हायर यील्ड बट also with a greater intensity of cropping. Therefore, new crop rotations have been made possible by the developing short duration varieties of paddy, ज्वार, बाजरा and maize which are suited to different agroclimatic condition. इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक तो क्रॉप बदल बदल के बो, इसके अलावा जो ऐसी फसलें बीच में बोलो 2-3 महीने की, जिससे कि आपका काम जो है और चल जाए, नहीं तो क्या होता है एक एक फसल में 6-6 महीने का वेट करना पड़ता है। तो अब अपने खेत के 3-4 पार्ट कर लो, इसमें ये उगाएंगे, इसमें ये उगाएंगे, कोई 6 महीने वाली फसल है, कोई 2 महीने वाली है, कोई 3 महीने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन, कि हाँ भाई अपन
इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाएं, ज़्यादा नहरें बनाएं जिससे ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी हो, ट्यूबवेल्स वगैरह हो, पंप वगैरह हो। मॉडर्न फार्म मशीनरी, नए ट्रैक्टर, नई चीज़ें फसल कटाई की और सब चीज़ों की। देन रोल ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, भाई तुम तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह तुम तो ढंग से लोन दे दो, जो एग्रो सोसाइटीज वगैरह हैं, तो किसान का काम चल जाए। पैकेज ऑफ इनपुट्स, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है इनके लिए इनपुट्स के लिए अपनी स्कीम्स लाती है। द मेन थर्स्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी इज द एप्लीकेशन ऑफ पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस इन अदर वर्ड। इट एम टू मेकिंग कल्टिवेशन टू अडॉप्ट साइमल्टेनियसली द एलिमेंट नीड ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैकेज प्रैक्टिस आर इम्प्रूव्ड सीड दे, फर्टिलाइजर्स का अरेंजमेंट करे गवर्नमेंट, प्लांट का प्रोटेक्शन मेजर्स और वाटर यूज वगैरह, ये सब जो है गवर्नमेंट अगर करे तो अच्छा काम हो सकता है। गारंटेड मिनिमम प्राइसेस, गवर्नमेंट ने कह दिया भैया तुम तो अनाज उगा लो, मार्केट में चाहे किसी भी रेट पे बिक रहा हो, हम 15 रुपए में ले लेंगे, तो किसान को एक श्योरिटी हो जाती है कि अपन ने उगा लिया अनाज, अब वो बिकेगा ही बिकेगा, अपने कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। तो गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग भी लाती है। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, जहाँ नए सीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, नई चीजों को देखा जाता है, नए पैटर्न, वर्ल्ड में क्या हो रहा है एग्रीकल्चर, वो सब चीजें जो है इसमें फॉलो की जाती हैं। और देन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, कि हाँ भाई न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में ये देखा जाता है कि हाँ भाई आपका सीड का ट्रीटमेंट कैसा है, और अपन एरियल ग्राउंड स्प्रेइंग, जो ऊपर से स्प्रे करके अपन पूरा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़क दें, ये सब चीजें, वीड कंट्रोल और ये सब चीजें जो हैं वो उसमें अपने की जाती हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें आपको दिखेगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो यही सब चीजों की समरी जो है इसमें आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई अपन ने क्या क्या चेंजेस एग्रीकल्चर में किए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, लोगों तक पहुंचे, किसानों को फाइनेंस की सुविधा मिले, बैंक उनको इजीली लोन दे दें, ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे दें, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दें, और उनकी मार्केटिंग के लिए इंटरनेट सुविधा दे दें, जिससे कि उनको सब प्राइसेस का नॉलेज हो, उनका प्रोडक्ट सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे दें, बैंक उनको व्हीकल्स के लिए लोन दे दें। ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है।